आज के समय में जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर बैठे नेताओं को आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ तक बीजेपी को पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का कई राजनीतिक विश्लेषक 90% और कई 95% योगदान बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने ही आप देखिए उसे ऊंचाई दी। और ये तो आप सभी जानते हैं कि देखिए, जब बाप, आपने देखा होगा कि कोई बाप एक अपनी विरासत बढ़ा देता है तो उसके बाद बेटा को आगे बढ़ाने में उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हो सकता है कि बीजेपी के बालों को बड़ा बुरा लगे, लेकिन आप देखिए 2014 के पहले कभी आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को कहीं आंदोलन करते हुए देखा था? कहीं कोई विरोध प्रदर्शन करते देखा था? मेहनत करते देखा था? वो गुजरात में बने हुए थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन पूरे देश में बीजेपी को फैलाने में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का योगदान रहा है। तो आज हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, उनके बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ पिक्चर्स आप लोग देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में ये लाल कृष्ण आडवाणी साहब हैं, और ये आप देखिएगी, और इन्हें अब तो आप सभी जानते हैं। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, ये उमा भारती है। उमा भारती को आप जानते होंगे हिंदूवादी नेता के रूप में। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, यहाँ आप देखिए इनका परिवार है, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी का। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में देख लेते हैं, इनकी कहानी जान लेते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट बायोग्राफी भी कह सकते हैं। किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी की। तो लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ होता है? इनका शॉर्ट नाम हम लोग बोलेंगे LK आडवाणी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी इनका पूरा नाम है। LK आडवाणी का जन्म कराची के सिंधी परिवार में 8 नवंबर 1927 में हुआ था। उनके पिताजी एक व्यापारी थे और उनके पिता का नाम श्री किशन चंद आडवाणी और माता का नाम श्रीमती ज्ञानी देवी था। और यह परिवार भारत के कराची प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, इसमें हुआ था। और 1927 वो साल है जब आप देखिए हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। और जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आप लोग देख रहे हैं ना, 1947 तक हमारा हिस्सा था। और 1947 में पाकिस्तान को ये हिस्सा मिला था और बांग्लादेश भी पाकिस्तान को ही मिला था। लेकिन आपको मालूम होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान से आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है, 5 राज्यों की। और फिर आप देखेंगे कि कराची में रहने के बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे में यह परिवार पाकिस्तान से मुंबई भारत आकर बस जाता है। और आप सभी को मालूम है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे में बहुत सारे परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, बहुत सारे परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए। उसी पाकिस्तान छोड़ने वाले परिवार में लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार भी शामिल था। सन 1965 में फरवरी में LK आडवाणी का विवाह कमला देवी से हुआ और इस दंपत्ति के 2 संतानें थीं। और उनके पुत्र का नाम जयंत आडवाणी और पुत्री का नाम प्रतिभा आडवाणी। प्रतिभा आडवाणी टीवी सीरियल्स की निर्माता होने के साथ साथ अपने पिता की राजनीतिक क्रियाकलापों में सहायिका भी थी। और श्री आडवाणी की पत्नी का हृदयघात से अचानक अप्रैल 2016 में डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है, उनकी पत्नी की। अगर हम लोग LK आडवाणी की शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा संत पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची से हुई। फिर उन्होंने हैदराबाद के KDG कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान से भारत आने पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की, यानी कि वकील भी कह सकते हैं आप लोग ये थे। और राजनीतिक यात्रा की अगर हम लोग बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की, तो अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्वयंसेवी के रूप में इन्होंने की थी। और RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ये भी बीजेपी को काफ़ी मदद देता है, चुनाव जिताने में करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे।
और हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन आरएसएस। और बीजेपी की विचारधारा भी आप देखिए ऐसी ही दिखाई देती है। ठीक है, राम मंदिर का आप देखिए चुनावी मुद्दा रहा है बीजेपी का, 370 हटाने की बात कर लीजिए बीजेपी का मुद्दा रहा है, हिंदुत्व की बात करती है। आरएसएस एक हिंदू संगठन है। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे पहले कराची में ही आरएसएस के प्रचारक हुए और आरएसएस को अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने आरएसएस की कई शाखाएं स्थापित की। फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत आने पर उन्हें राजस्थान की मत से अलवाड़ भेजा गया और 1952 तक उन्होंने अलवाड़ में काम करने के बाद राजस्थान के ही भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में जिले में काम किया। और फिर आप देखिए यहाँ से आगे पहुँचते हैं भारतीय जनसंघ में। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में थे, लेकिन कुछ विचारों की मतभेद होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था मंत्रिमंडल से और उन्होंने एक भारतीय जनसंघ बनाया था। और आप देखेंगे कि आरएसएस के सदस्य होने के नाते एल.के. आडवाणी भी जनसंघ से जुड़ गए। उन्हें राजस्थान में जनसंघ के श्री एस.के. भंडारी के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। और एल.के. आडवाणी बहुत ही कुशल राजनीतिक थे। उनके कुशल नेतृत्व में डीएम पर जल्द ही उन्हें जनसंघ में जनरल सेक्रेटरी का पद भी मिल गया। और फिर राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए 1997 में उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। वहाँ उन्हें दिल्ली के जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 1967 में दिल्ली के महानगरीय परिषद चुनाव लड़े और काउंसिल के नेता बने। राजनीतिक गुण के साथ साथ एल.के. आडवाणी में और भी कई प्रतिभाएं थी। 1966 में आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका में उन्होंने संपादक श्री के.आर. मलकानी की भी मदद की थी। और फिर राज्यसभा का सफर होता है और राज्यसभा की बात करें तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यसभा तक का सफर तय करने में एल.के. आडवाणी को 19 वर्ष का समय लग गया। सबसे पहले 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने, फिर जनसंघ के नेता के रूप में उन्होंने कई पद संभाले। फिर 1973 में कानपुर की कमेटी के अध्यक्ष रहे और अपनी पार्टी के प्रति उनके उसूलों के प्रति वे काफ़ी सजग थे और अध्यक्ष के तौर पर उन्हें भारतीय जनसंघ के अनुभवी नेता बलराम माधव का कार्य ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि श्री बलराज माधव एक अनुभवी नेता होते हुए भी पार्टी के उसूलों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और जिससे पार्टी की प्रतिभा खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने पार्टी के हित के लिए श्री बलराज को भारतीय जनसंघ से निष्कासित कर दिया। और उस समय आप देखें कि इस तरह के जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत कम वहाँ आप देखिए राजनीतिक अस्तित्व था। 1975 में इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के दौरान आपातकालीन स्थिति में कई विरोधी दल भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ गए और भारतीयकालीन स्थिति का विरोध करने लगे और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और राजनीति में यूं ही आगे बढ़ते हुए श्री आडवाणी जी 1976 से 1982 तक गुजरात से राज्यसभा के सदस्य रहे और 1977 में एल.के. आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़े। और देखिए 1977 में जब राष्ट्रीय आपातकाल हुआ उसके बाद हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो एक जनता पार्टी बनी थी। बहुत सारे आप देखिए समूह इसमें शामिल थे और जनता पार्टी के बाद ही 1980 में बीजेपी निकलती है। ठीक है, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का सफर। तो 1977 में समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोक दल, जनसंघ ने मिलकर नए संगठन का निर्माण किया और राजनीति में नेताओं का पार्टी का बदलना आम बात है। और इसी क्रम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगजीवन भी पार्टी बदलकर जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए। और इंदिरा गांधी का आपातकालीन शासन कई राजनीतिक पार्टियों को रास नहीं आया और जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी के हाथ सत्ता आ गई और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री और एल.के. आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री और श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। तो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए, अभी बीजेपी जिस हालत में है या किसी और पार्टी की बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी बहुत ऊंचाई पर थी लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल आप सोचिए उनकी ज़िंदगी का सबसे काला अध्याय कह लीजिए, चाहे आप देखिए सबसे बुरा समय देख लीजिए। 1977 में जब चुनाव हुआ तो आप देखिए कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई और आप सोचिए कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई थी। ठीक है, और कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एक आप देखिए पहले आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी
लेकिन 1947 के बाद ये राजनीतिक दल बन गया था। और आप देखेंगे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण भी आप लोगों ने नाम काफ़ी सुना होगा। फिर जनता पार्टी में एक नया मोड़ आया और कई दिग्गज एवं अनुभवी नेता ने पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण किया। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी नाम दिया और आडवाणी इस नई पार्टी के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता थे। इसके बाद 1982 में उच्च सदन राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश से इन्हें मनोनीत किया गया है। और बीजेपी के उदय की बात करें तो आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को नई भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में पार्टी में हिंदुत्व की भावना अधिक प्रज्वलित हुई। लेकिन 1984 में बीजेपी सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी और पहली बार जब इसने लोकसभा चुनाव लड़ा तो 2 सीटें मात्र जीती। कितनी? 2 लोकसभा सीटें जीती। तो आप सोचिए कि 202 सीटों से यहाँ तक का सफर किस तरह से बीजेपी का रहा। और बीजेपी से आप लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी भी ले सकते हैं, मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि अगर लगे रहें अपनी दिशा में तो सफलता मिल ही जाएगी। और 1984 के चुनाव के कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के बाद सभी वोट कांग्रेस को ही मिले और बीजेपी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद अटल जी को अध्यक्ष पद से हटाकर एल के आडवाणी को नया अध्यक्ष बनाया गया और आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। आज भी भाजपा का राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर निर्माण है और हो भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में। और देखिए राम मंदिर मुद्दे ने बीजेपी को एक नई ऊर्जा दी और बहुत सफलता भी मिली बीजेपी को इसमें। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण की मुहिम शुरू की और बीजेपी नेताओं तथा कई हिंदुओं का यह मानना है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि है। और वहीं आप देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का विवाद चलता था। अगर हम लोग बीएचपी की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, तो 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और बाबरी मस्जिद के पहले यहाँ राम मंदिर हुआ करता था। मुगल शासक बाबर ने उस मंदिर को तोड़ाकर मंदिर जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसी की बात हो रही है। और फिर आप देखेंगे कि इसे चुनावी एजेंडा बनाया बीजेपी ने और इसका फायदा भी उठाया। 1989 के चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुमत मिलने पर भी उसमें केंद्र सरकार बनाने से इनकार कर दिया और इसलिए बीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने अपना 86 सीटों का समर्थन देकर नेशनल फ्रंट सरकार बनने में मदद की। तो बीजेपी को आप देखिए कि इतनी सफलता मिली। फिर आप देखेंगे एनडीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे लाल कृष्ण आडवाणी। 1996 के चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई और इसलिए उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया। तब से सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और किंतु यह जानना दिलचस्प होगा कि यह सरकार केवल 13 दिन तक टिक पाई थी। फिर 1996 से 1998 तक 2 अस्थिर सरकारें, पहले एचडी देवगौड़ा, बाद में आई के गुजराल की सरकार बनी। इसके बाद आप देखेंगे शासन के बाद एनडीए सरकार में अग्रसर बीजेपी फिर एक बार 1998 में लौटकर आई और वाजपेयी जी ने मार्च 1998 में फिर एक बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन 13 महीने के बाद एनडीए से जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जिसमें एनडीए सरकार मात्र 13 महीने में गिर गई। बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन था और जब गठबंधन होता है तो आप देखते हैं जबकि जिसकी जो इच्छा होती है वो नहीं मिल पाता है तो वो अपना समर्थन खींच लेता है। लेकिन इस सरकार को वाजपेयी ने अगले चुनाव तक संभाला और इसके बाद एल के आडवाणी गृह मंत्री रहे। इसके बाद एनडीए सरकार से ने 2004 तक अपने पूरे कार्यकाल में रही और इस दौरान आडवाणी जी के पद में उन्नति हुई और वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने। और ये देखिए संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश को एक करने में उनका ही योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ से आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीतिक यात्रा रुक सी गई, थम सी गई। आडवाणी साहब पर कई आरोप भी लगे। आडवाणी दिग्गज और दूरदर्शी नेता थे, फिर भी राजनीति में रहते उन पर कई आरोप लगे। उन पर हवाला ब्रोकर्स से रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया था। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी की सत्ता काफी सशक्त नजर आ रही थी। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 100 से अधिक सीट नहीं ला पाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। भाजपा की हार हुई और उसे लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर आप देखेंगे 2004 के बाद अटल जी ने आडवाणी को बीजेपी में सक्रिय भूमिकाओं में आगे किया
और 2009 तक आडवाणी विपक्ष के अध्यक्ष रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें पार्टी का ही विरोध झेलना पड़ा। उनके करीबी माने जाने वाले पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, उमा भारती ने उनका विरोध किया और एल के आडवाणी की आलोचना का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार जून 2005 में वे कराची के दौरे पर गए, जो कि उनका जन्म स्थान है। वहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया और यह बात आरएसएस के हिंदू नेताओं के गले नहीं उतरी और आरएसएस ने इस बयान के विरोध में आडवाणी के इस्तीफे की मांग की थी और आडवाणी जी विपक्ष के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। और कहते हैं कि ये बयान उनकी राजनीतिक यात्रा के खत्म होने का कारण भी बना और इसीलिए आप देखिए कि फिर आरएसएस ने इन्हें समर्थन नहीं किया, क्योंकि आरएसएस आप देखिए उसी को समर्थन करता है जो कट्टर हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और विवाद भी जुड़े रहे हैं इनसे कुछ, इन विवादों को भी आप लोग देख लीजिएगा। जैन हवाला डायरी में आरोप लगने के बाद 1996 में आडवाणी को लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और बताया जा रहा है कि आडवाणी उनसे पैसे लिए थे। एक बात और बता दूं, देखिए इस्तीफा देना पड़ा था, उनसे इस्तीफा लिया नहीं था। उन्हें आप देखिए सदस्यता रद्द नहीं हुई थी, इस्तीफा दे दिया था। आज के नेताओं को आप लोग देखिए, आप देखिए उन पर आरोप रहते हैं, आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं। उनकी जब सदस्यता चली जाती है तभी वो पद छोड़ते हैं, अपने मन से कभी नैतिकता का आधार देते हुए कभी वो इस्तीफा नहीं देते हैं। तो बहुत नेताओं में बदलाव हो गया। 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों में उनका नाम भी सामने आया था। 1995 में दर्ज किए गए कुल 49 मामलों में दूसरे मामले प्राथमिकी संख्या 198 में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती का नाम भी लिया गया था। उन पर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा भड़काने का आरोप भी लगा था। बाद में 1993 में सीबीआई ने लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे सहित 48 लोगों के खिलाफ एकल समेकित आरोप पत्र दायर किया था। इस सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि लेकिन 23 सितंबर 2020 को 28 साल बाद लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था और जिनमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती भी शामिल थी। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद हजारों कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी, गिरा दी गई थी, जो मानते थे कि मस्जिद को एक प्राचीन मंदिर के खंडरों पर बनाया गया है। और 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से अयोध्या राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। और बाबरी मस्जिद के लिए आप देखेंगे कुछ भूमि भी दी गई थी। तो एक सभी ने इस फैसले को माना भी था, वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हो। देखिए लालकृष्ण आडवाणी के अगर हम लोग प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात करें तो 2004 से 2009 तक विपक्ष के अध्यक्ष रहते हुए 2006 में एल के आडवाणी ने एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में खुद को 2019 के चुनाव में विधानसभा 2009 के चुनाव में प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार बताया था। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे ना। भाजपा में इस दावेदारी का मुख्य कारण था कि वे भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। उनकी इस दावेदारी को मजबूती देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि अटल जी के बाद आडवाणी ही हैं, वे प्रधानमंत्री पद के लिए प्राकृतिक रूप से दावेदार हैं। इसी कड़ी में दिसंबर 2007 में अगले चुनाव के लिए भाजपा ने एल के आडवाणी को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार घोषित किया था, लेकिन शायद आडवाणी जी की किस्मत में नहीं था प्रधानमंत्री बनना। और 2009 में फिर एक बार कांग्रेस सरकार केंद्र में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और यही कहते हैं कि उनका जो बयान था पाकिस्तान जाना, वो आप देखिए इनकी राजनीति का एक तरह से यू टर्न हो गया, वहीं से इनके चांस खत्म हो गए। आडवाणी जी की कुछ यात्राएं भी रही, रथ यात्राएं भी रही, लालू प्रसाद यादव भी जुड़े रहे इस यात्रा से। देश की राजनीति में सर्वाधिक यात्राएं निकलने वाले आडवाणी ही एकमात्र नेता हैं। उनके नेतृत्व में 6 बड़ी यात्राएं निकाली। और राम रथ यात्रा, आडवाणी ने अपने सबसे पहले रथ यात्रा को नाम दिया था राम रथ यात्रा। और आडवाणी जी के नेतृत्व में यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 25 सितंबर 1990 से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची थी। और इस यात्रा का मुख्य मुद्दा राम मंदिर का निर्माण था। और इन्हीं यात्राओं के कारण बीजेपी का आप देखिए विस्तार हुआ है। जहाँ से गुजरती गई आप देखिए वहाँ भीड़ भाड़ होती रही, दंगे होते रहे, लोगों में जागरूकता बढ़ती रही। तो बहुत लंबी कहानी है।
कोई इस यात्रा को राजनीतिक चाल समझ रहा था, तो कोई इसे भारत के राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत जुलूस मान रहा था। अब आप देखिए, जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे वो इसे राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत जुलूस मानेंगे, और जो उनके विरोधी होंगे वो राजनीतिक चाल समझेंगे। राजनीतिक चाल मानते हुए इस यात्रा को उत्तर प्रदेश और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव ने इसे रोक दिया था। उनका मानना था कि यात्रा भारत की सांप्रदायिकता को प्रभावित करती है, लेकिन इन सब बातों का भाजपा व उसकी रथ यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा से भाजपा मजबूत हुई और 1991 के चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी थी। इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार भी किया गया था लालू प्रसाद यादव की सरकार में। जनादेश यात्रा भी इनके द्वारा निकाली गई थी और भारत के 4 कोनों से सितंबर 1993 में यात्रा शुरू हुई थी। आडवाणी जी ने मैसूर से इस यात्रा की अगुवाई की थी और भारत के 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में होते हुए यह यात्रा 25 सितंबर को भोपाल में मिली। और इस यात्रा को उद्देश्य भारत के नागरिकों को उनके अपने धर्म को मानने से संबंधित 2 बिलों को पारित करवाना था। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, ये भारत की आज़ादी की 5वीं सालगिरह के अवसर पर आडवाणी जी ने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का आगाज किया था और इस यात्रा के दौरान पूरे भारत में आज़ादी का जश्न मनाया गया था। इस यात्रा को आडवाणी जी ने मई 1997 से जुलाई 1997 तक पूरी की थी। इस यात्रा द्वारा देश की आज़ादी में शहीद होने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आडवाणी जी ने इस यात्रा को स्वतंत्र जयंती रथ यात्रा राष्ट्रभक्ति की तीर्थ यात्रा का नाम दिया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना है। ये यहाँ याद रखिए, गलत आज़ादी की बात हो रही है, ठीक है। भारत उदय यात्रा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान देश के कई क्षेत्रों में उन्नति हुई और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसी कारण आडवाणी ने आप देखिए भारत उदय यात्रा निकालते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय भारत का उदय हुआ है और इस यात्रा द्वारा भारत की उन्नति का जश्न मनाया गया। यह यात्रा मार्च 2004 में आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई थी। और भारत सुरक्षा यात्रा, मार्च 2006 में वाराणसी के हिंदू तीर्थ स्थानों पर बम धमाके हुए थे और इसके भाजपा सरकार ने केंद्र में बैठी कांग्रेस को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के विरोध में आडवाणी ने 6 अप्रैल 2006 से 10 मई 2006 तक भारत सुरक्षा यात्रा निकाली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक पर राजनीति, प्रजातंत्र की रक्षा, महंगाई के प्रति सजग करना था। और जन चेतना यात्रा, भाजपा के नेता श्री जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दायरा बिहार से शुरू हुई जन चेतना यात्रा की अगुवाई LK आडवाणी ने की थी अक्टूबर 2011 से। और कांग्रेस सरकार के दौरान देश में फैल रहे भ्रष्टाचार विरोध में यात्रा निकाली गई थी और यह यात्रा बहुत बड़ी एवं सफल साबित हुई, जिसमें दिल्ली के रामलीला मैदान पर भाजपा और NDA के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। आडवाणी जी ने इस यात्रा को उनकी सबसे सफल यात्रा भी बताया था। इस तरह की यात्राओं को बीजेपी की आप देखिए 2014 की सफलता में जोड़ा जाता है। और फिर आप देखते हैं कि हमारे देश में एक अन्ना आंदोलन हुआ था, उसका भी बीजेपी को फायदा हुआ था। राजनीति में इनका बुरा दौर देखना है तो 2009 के चुनाव हारने के बाद LK आडवाणी ने पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए रास्ता साफ किया, पार्टी में ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए और 2009 में सुषमा स्वराज भाजपा की ओर से लोकसभा में विपक्ष के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई और 2014 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की सभी मुहिमों में प्रबल दावेदारी भागीदारी रही और इस पर आडवाणी जी ने नाराज होते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई जैसी पार्टी नहीं रही। इसके बाद 11 जून 2013 में आडवाणी ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ समिति ने 11 जून 2013 को ही इस्तीफा आह्वान करते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से आडवाणी को आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और पार्टी को हमेशा ही आडवाणी जैसे दिग्गज अनुभवी नेता की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं मार्गदर्शक में डले हुए हैं। 2014 की LK आडवाणी को भाजपा संसदीय बोर्ड से निकालकर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। इस मंडल में आडवाणी के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी भी शामिल किए गए थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे बीच नहीं रहे। लेखक के रूप में लिखना का काम भी इन्होंने किया। LK आडवाणी ने अपनी जीवन की घटना और राजनीतिक सफर को माई कंट्री माई
लाइफ नामक पुस्तक के जरिए बताया। इस किताब का विमोचन भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2008 में किया गया था। इस किताब में 1040 पेज हैं जो कि आडवाणी के जीवन की घटनाओं को चरितार्थ करते हैं। यह किताब अधिक बिकने वाली रही है और आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। बीजेपी को अगर आपको समझना है, लाल कृष्ण आडवाणी को आपको समझना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ सकते हैं। और श्री एल के आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा अपने अनुभव और योगदान दिया है और आप देख रहे हैं ऊंचाई उन्हीं के कारण मिली है। 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण आप सभी जानते हैं कि 1954 में शुरू हुआ था। तो इस तरह से आप देखें बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की कहानी है। और भी किसी के बारे में जानने की आपकी दिलचस्पी हो तो आप उसका नाम बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है।